नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अब भव्य तरीके से बनाने के लिए सभी लोग जुट गए हैं। जी हां, 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल के सामने समारोह आयोजित किया जाएगा। जयपुर में भजन लाल शर्मा की ताजपोशी की अब तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पुलिस कमिश्नरेट में हाई लेवल मीटिंग हुई और बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। सुबह 7 बजे से रामनिवास बाग में वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। 15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। रामनिवास बाग के अंदर संचालित ट्रैफिक बंद रहेगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाहरी रास्तों पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवाजाही जारी रहेगी। तो इस बीच में बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां पर 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि 70 से 80 हजार लोगों की जुटने की संभावना है, इसलिए भव्य कार्यक्रम को बनाने के लिए वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल के सामने ही 15 दिसंबर को 11:15 पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं वो भी शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मंत्री जो कैबिनेट के विस्तार की हम बात कर रहे हैं या मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, उनकी शपथ 15 दिसंबर को फिलहाल अभी नहीं है। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आज से ही शासन प्रशासन जुट गया है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरों में भी देख रहा होगा, यही अल्बर्ट हॉल के सामने जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी राजस्थान में और वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई है। लेकिन ये भी बता दें कि जरूरी जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनको लिए अलग से रूट डाइवर्ट किया गया है, वहां से आवागमन जारी रहेगा। तो पहली बार विधायक चुनकर आए और मुख्यमंत्री पद पर तैनात हुए नवनिर्वाचित विधायक भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 15 दिसंबर को ही भजन लाल शर्मा का जन्मदिवस भी है। रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सूचना केंद्र आरोग्य पथ का ट्रैफिक टोंक रोड पर आयोजित किया गया है। जेडीए चौराहा जेएलएन मार्ग से आने वाला वाहन डाइवर्ट किया गया है। नारायण सिंह तिराहा धर्म सिंह सर्किल की ओर से ये रूट डाइवर्ट किया गया आपको। और वहीं रविंद्र रंगमंच एमडी रोड से म्यूजियम रोड का गेट भी बंद रहेगा। रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ का गेट भी बंद किया गया है। सूचना केंद्र आरोग्य पथ का ट्रैफिक टोंक रोड पर आयोजित किया गया है। न्यू गेट एमआई रोड सांगानेर गेट का यातायात डाइवर्ट है। रामनिवास बाग का यातायात एमआई रोड की ओर से डाइवर्ट किया गया। या आपको जो रोड डाइवर्ट किए गए हैं आज से लेकर 15 तारीख तक, उसकी बात बता रहे हैं कि कहां से किस रोड को डाइवर्ट करके और किस तरफ से रोड खोला गया है। ये जानकारी अगर आप तक पहुंच रही है और आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रचलित रोड है, आने जाने वाली रोड है, बिजी रोड है, लेकिन रूट जब डाइवर्ट किया गया है तो पहले से ही राजस्थान की जनता को बता दिया गया है कि इस दिन से लेकर इस दिन तक कितने बजे तक कहां पे रूट डाइवर्ट किया गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, जयपुर में भजन लाल शर्मा की ताजपोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है, कहां तक, किस स्टेज तक तैयारी अभी तक पहुंची है रोशन? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर को भगवामयी तरीके से सजाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा जो भाजपा पार्टी है उससे राजधानी के जेएलएन मार्ग का जो टॉप रोड जो सड़कें हैं उन्हें सजाया जा रहा है। ठीक 11 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी, जिसमें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को शपथ दिलवाई जाएगी। साथ साथ मुख्यमंत्री कुमार प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री है वो दिलाई जाएगी। मैं बता रहा कार्यक्रम में करीब 80 से 100 लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस पूरी बैठक के अंदर यहाँ पर शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं अल्बर्ट सामने जो कार्यक्रम होगा लगाया से ज्यादा लोग बैठने की व्यवस्था यहाँ पर। आज देखिए सुबह 7 बजे जेएलएन मार्ग से जो अल्बर्ट जो ट्रैफिक से डाइवर्ट कर दिया गया है, पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। कुल मिलाकर जा सकता है तैयारियां वो जोरों के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह है तैयारी की जा रही है। तमाम जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशन।
तो इस तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर तो पुलिस कमिश्नरेट में हाई लेवल की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 80 से 100 लोग इसमें जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी केंद्रित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। जिस तरह हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा, चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम जगह के मुख्यमंत्री शिरकत किए। बड़े केंद्रीय मंत्री चेहरे इस भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में जुट सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शिरकत किए थे। जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस तरह ही संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि 15 तारीख को होना है अल्बर्ट हॉल के सामने, वहां पर भी ये शिरकत कर सकते हैं। और क्योंकि भीड़ ज्यादा जुट सकती है, जिस तरह खबरें चल रही हैं, और आपको एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रोशन हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। रोशन, कल भी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, आज भी क्या पुलिस कमिश्नरेट में हाई लेवल की मीटिंग इसको लेकर हो रही है? रोशन, मेरी आवाज पहुंच? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि कल दोपहर से ही जो मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी से यहाँ पर मिली, उस बैठक के अंदर दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर थे, जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, ये तमाम लोग यहाँ पर थे। जो तमाम तैयारियां हैं उन्हें यहाँ पर पूरी कर ली गई। उसके बाद में जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में यहाँ पर जुट चुका है। राज्यपाल की ओर से समय, देखिए परसों ही यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का जो है वो समय दे दिया गया था। तो ऐसे में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो कल ही पूरी कर ली गई थी। राज्य सरकार की ओर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो इन्विटेशन कल ही भेज दिए गए थे। तो कुल मिलाकर जो फोकस है कि कल 11:15 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और जो प्रेमचंद बैरवा हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इन तमाम तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो रक्षा मंत्री है, जो अमित शाह है, इसके अलावा जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों को इनवाइट किया गया है। इसके अलावा तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से अल्बर्ट हॉल के सामने यहाँ पर जो भव्य कहा जा सकता है कि पंडाल लगाया गया है। खासकर जो पंडाल की जो थीम है वो केसरिया रंग में है, यानी जो भगवा रंग के अंदर राजधानी जयपुर अब रंगने लगी है। कुल मिलाकर जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, इसमें समारोह के अंदर प्रदेश भर के तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की जो है ये व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में आज सुबह 7 बजे से जो अल्बर्ट हॉल के आसपास का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी आज से लेकर कल देर रात्रि तक पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट यहाँ पर रहेगा। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो रामनिवास बाग जो है वहां पर की गई है। इसके अलावा जो महाराजा कॉलेज का जो ग्राउंड है यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट जो एयरपोर्ट से लेकर जेएलएन मार्ग तक पीछे की ओर से जो तमाम जो नेताओं का जो आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतलब 80 से 100 लोग, बड़े चेहरे जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शिरकत कर सकते हैं। और कल तो खबर हम चलाई जा रही थी कि 70,000 से लेकर 80,000 लोग जुट सकते हैं। अभी आप बोल रहे हैं 10,000 लोग जुट सकते हैं। कौन सा डाटा सही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो 80 से 100 लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, ये वो लोग हैं जो वीवीआईपी लोग हैं, जिसमें पीएम मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। और दूसरी मैं बात में बताना चाहूंगा, 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी जो सिटिंग जो अरेंजमेंट जो किया गया है उसके आसपास में जिन लोगों को इनवाइट किया जाएगा इनविटेशन के माध्यम से, ऐसे वो लोग होंगे जिनके बैठने का अरेंजमेंट किया गया। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका लाइव जो टेलीकास्ट वो किया जाएगा,
जो तमाम आसपास के जो ग्राउंड है वहां पर पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भजनलाल शर्मा की जो एंट्री होगी या जो इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो ये तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो चीजें हैं, इन्हें सुनिश्चित मुकर्रर यहाँ पर किया जाए। इस तरीके की खबरें आ रही थी। रोशन, इतना भव्य समारोह बनाने के पीछे का उद्देश्य बीजेपी का क्या है? देखिए, इसका सीधा सा उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की फिर से जो वापसी हुई है, कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बीजेपी वापस काबिज होना चाहती है। दूसरी ओर सामने लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में लोकसभा चुनावों की कहा जा सकता है कि जब पीएम मोदी कल यहाँ पर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, जब उनका भाषण होगा तो रोशन से हम संपर्क साधे। रोशन, आवाज आ रही है? हम फिर से जुड़ेंगे रोशन के साथ, लेकिन अहम जानकारी रोशन के द्वारा दी गई है कि रूट डाइवर्ट किया गया है। 80 से 100 लोग जो बड़े चेहरे होंगे वो शिरकत करेंगे, जो मंच पर मौजूद लगभग दिखाई पड़ेंगे और नीचे वीवीआईपी सीट होती है वहां पर नजर आएंगे। 10,000 लोगों को सिटिंग, जो लोग हैं जिनको निमंत्रण भेजा जाएगा वो उन लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है और जगह जगह पर एलईडी स्क्रीन, डिजिटल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए गांव में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अलग से वीआईपी मूवमेंट्स के लिए जगह बनाया गया कार पार्किंग के लिए। तो मतलब जब भजनलाल शर्मा कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच पर पहुंचेंगे तो हजारों लोगों के बीच से गुजरते हुए वो मंच पर पहुंचेंगे। कल का नजारा भव्य होने वाला है भजनलाल शर्मा के लिए भी। कल उनका जन्म दिवस भी है, तो बीजेपी ने एक बड़ा तोहफा दिया है उनके जन्म दिवस पर कि पहली बार सांगानेर से विधायक चुनकर आने वाले भजनलाल शर्मा को, उनके परिवार वालों को नहीं पता था कि कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। हालांकि सुबह 7 बजे से रामनिवास बाग में वाहनों की नो एंट्री हो गई है। कल तक ये नो एंट्री रहेगी। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी हुई पुलिस कमिश्नरेट में कि कैसे जो आवाजाही है उसको बंद किया जाए, आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए रूट डाइवर्ट भी किए गए। रूट डाइवर्ट की लगातार न्यूज 18 राजस्थान आप तक खबरें भी पहुंचा रहा है कि कहां से कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अगर रामनिवास के आगे की रूट डाइवर्ट किए गए हैं तो कौन से गेट को खोला गया है, किस रूट से आप जा सकते हैं, जैसे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक तरफ जो राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह हो वो भी अपना आराम से चलता रहे, तो जनता का भी खास ध्यान रखा गया है। हाई लेवल की मीटिंग लगातार कल से हो रही है। शासन प्रशासन इसमें जुटा हुआ है, कार्यकर्ता तैयारियों के लिए जुटे हुए हैं। तो अब बीजेपी का उद्देश्य यही है कि दोबारा जो बीजेपी जीत कर आई है, जो रिवाज कायम रखा गया है, उसको और भव्य तरीके से कैसा बनाया जाए, क्योंकि 5 साल के नेतृत्व का भी सवाल है और 2024 भी सामने है। और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। जन्मदिन पर मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जन्मदिन के मौके पर सीएम की ताजपोशी। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। 15 दिसंबर वो तारीख है जो भावी सीएम भजनलाल के जीवन को खास बनाएगी, क्योंकि इस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जयपुर में जोर शोर से चल रही हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है। 15 दिसंबर सुबह 11:15 पर एल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, भव्य कार्यक्रम होगा। जनता पूरे राजस्थान के आवाम को हम उसके लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग। सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी 15 दिसंबर को होगी। ये दिन उनके लिए बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। 15 दिसंबर 1968 को भरतपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। संघ के करीबी और सांगानेर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। प्रदेश के भावी सीएम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं।
शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। प्रदेश भर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता उस बड़े समारोह में शिरकत करेंगे। रामनिवास बाग, वहां शपथ ग्रहण भव्य समारोह होगा। उसमें हम सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी उस भव्य समारोह में सभी भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जो उनके लिए बेहद खास होगा। ऐसे में सूबे की कमान संभालने के बाद उन्हें जनता को विकास का रिटर्न गिफ्ट देना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं भजनलाल शर्मा को पार्टी आलाकमान ने राजस्थान की सत्ता सौंप दी। ये फैसला हर किसी के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन जानकार मानते हैं कि फैसला पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना तो पार्टी के भीतर थी और ना ही बाहर। रिपोर्ट देखिए। विधायक दल की मीटिंग में जो शख्स कतार में सबसे पीछे खड़ा था, वो सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गया और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुखिया बन गया। नाम के ऐलान से पहले तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले ने सबको चौंका दिया। लेकिन राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि ये फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बात की खबर ना तो पार्टी के भीतर थी और ना ही बाहर। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि उन्हें संगठन का अनुभव और आरएसएस बैकग्राउंड सीएम की रेस में सबसे आगे लेकर गया। भजनलाल के सीएम बनने के पीछे भले ही कोई भी तर्क दिया जा रहा हो, लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि नाम पहले ही तय हो चुका था और शायद यही वजह है कि पार्टी और संघ ने सबसे सुरक्षित सीट सांगानेर से उतारा। संघ के पदाधिकारियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। भजनलाल शर्मा भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इस बार भी भरतपुर की सीट नहीं जीत सकी। इसके अलावा उनके चयन के पीछे कम उम्र, साफ छवि और संगठन में लंबा अनुभव माना जा रहा है। उत्तर भारत के किसी राज्य में ब्राह्मण सीएम न होना भी इसकी एक वजह है। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी करीब 8% है। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति पर पार्टी के तमाम नेता एक मत दिखे, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसा भी एक रणनीति के तहत किया गया है। दरअसल बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। दूसरा ये कि संगठन के लिए काम करने वाले लोग कमजोर नहीं हैं, और तीसरी रणनीति ये कि पार्टी से जुड़े वाले नए ज्यादा जोश और ताकत से काम करेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर का नाम सार्वजनिक हो चुका है। अब बारी आती है मंत्रिमंडल की। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी आलाकमान नए प्रयोग कर सकता है। इस बार 40 से ज्यादा युवा विधायक जीत कर आए हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। युवाओं और महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में बीजेपी आलाकमान का फैसला चौंकाने वाला रहा। ऐसे में मंत्रिमंडल में भी कुछ चौंकाने वाले चेहरों को मौका मिले तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच में बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि सर्दी के तीखे तेवर अब देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में शीतलहर ने अब लोगों को ठिठुरा दिया है। जी हां, शीतलहर के चलते कई जिलों में तापमान लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित भी नजर आ रहा है। राजस्थान में शीतलहर लगातार पड़ रही है। तस्वीरें देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह की जो दिनचर्या है वो लोगों की खराब हो चुकी है, क्योंकि सुबह ठंड के मौसम में कोई उठना नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं कि जब धूप खिल जाए, जब थोड़ा सा तापमान और आगे की तरफ बढ़ जाए तो तब उठा जाए। लेकिन सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर महीना है और अब तापमान बढ़ता हुआ नजर भी आएगा, तापमान गिरता हुआ नजर आएगा।
जो राजस्थान में लगातार तापमान की गिरावट देखी जा रही है। शीतलहर के चलते कई जिलों में तापमान लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह चाय की दुकानों पर आपको नजर आते हैं, चाय पीकर उनको थोड़ी गर्मी महसूस हो। कई लोग अलाव का सहारा लेकर भी नजर आते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता भरतपुर से दीपक पुरी जुड़े हुए हैं और साथ ही हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया जुड़े हुए। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आती हूँ। भरतपुर का क्या हाल है, कितना टेम्परेचर है वहां का? देखिए श्रुति, भरतपुर के टेम्परेचर की बात की जाए तो करीब 4 से 5 टेम्परेचर की जो डिग्री है उसमें गिरावट आई है और लगातार जो हाड़ कपाने वाली सर्दी है वो अब पड़ने लगी, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो लोग सुबह काम करने के लिए निकलते हैं वो अब घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ठंड जो है वो अत्यधिक बढ़ गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा भी है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक ऊंचाई पर हूँ और शहर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से शहर जो है पूरा धुंधला हुआ नजर आएगा। आप देखिए किस तरह से जो है ये धुंधला हुआ शहर नजर आ रहा है क्योंकि कोहरे की जो चादर है वो अभी भी शहर में छाई हुई है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है इस तरह की तस्वीरें, लेकिन शहर में भी इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ठंड का जो प्रभाव है वो कितना यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर है वो बयां करती हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर ठंड से बचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं होगा। सड़कें जो है वो सुनसान नजर आएंगी। लोग जो है वो अभी अपने घरों से नहीं निकले। उसका कारण यह है कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है और ठंड के चलते लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि सूर्यदेव निकलेंगे, उसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी और जो ठंड है वो कम होगी। उसके बाद अपने काम का जो दिनचर्या है वो शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो स्थिति वो हो रही है वो जैसे गाँव से जो दूध लेकर के दूध बेचने वाले आते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो सुबह उनको 7 बजे वहाँ पहुँचना होता है जहाँ से वो काम पर जाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो सुबह जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, काम के लिए लेट हो जाते हैं और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो ठंड है वो लगातार 2 दिन से बढ़ी है। 2 दिन पहले इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नहीं थी क्योंकि ठंड बहुत कम थी, दिन में भी कड़ाके की जो धूप है दिसंबर का महीना भी आ गया। 2 दिन से लगातार इस तरह दिसंबर और जनवरी में तो ठंड पड़ने लगती है। क्या दीपक पिछली साल से ज्यादा इस बार ठंड है भरतपुर में? देखिए पिछली बार के मुताबिक इस बार जो ठंड है वो बहुत कम है और इसको लेकर के किसान जो है वो चिंतित हैं क्योंकि जैसे ठंड कम पड़ेगी तो गेहूं और जो सरसों की फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो सही तरह से पक नहीं पाएगी। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि जब ठंड पड़ेगी तो गेहूं और सरसों की फसल अच्छी होगी। लेकिन अब इस तरह यहाँ देखने को मिल रहा है कि दिसंबर का महीना लगातार ढलता जा रहा है लेकिन ठंड जो है वो अपना जो असर है वो पूरी तरह से नहीं दिखा रही है। ये 2 दिनों में लगातार जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। यानी कि ठंड जो है वो किसानों के लिए तो बेहतर है लेकिन आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मैं दीपक आपके पास लौटूंगी। हनुमानगढ़ की तरफ रुख करते हुए राजू रामगढ़िया भी जुड़े हुए हैं। राजू, हनुमानगढ़ के क्या हालात है, क्या टेम्परेचर है वहां का? हाँ, राजू हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। रेवा शंकर जालौर से जुड़े हुए हैं। रेवा शंकर, जालौर के क्या हालात है, क्या टेम्परेचर है वहां का अभी? रेवाशंकर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? दीपक के पास फिर से चलती हूँ। दीपक, क्या बारिश की भी संभावना जताई जा रही है इस ठंड के बीच में? देखिए बिल्कुल सुरती, मौसम विभाग ने चेतावनी तो दी है कि मौसम जो है वो इस तरह का रहेगा कि बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश जो है वो हो सकती है जिसे मावट कहा जाता है और ये बारिश जो है वो फसल के लिए इतनी फायदेमंद रहती है कि किसान इस बारिश का इंतजार करता है और किसान का कहना है कि ये बारिश जो है वो किसानों के लिए एक तरह से सोना बरसाती है। यानी कि उनकी फसल जो है वो इस बारिश से कई गुना बढ़ जाती है जिससे उन्हें बहुत फायदा पहुंचता है। और मौसम अभी ऐसा है कि बादल जो है वो छाए हुए हैं, हल्की हवाएं जो है वो भी चल रही हैं। तो हवाएं बता रही हैं कि बारिश हो सकती है और इससे लगातार जो ठंड है वो बढ़ सकती है। 2 दिन पहले भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि बारिश के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं, कई इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन
2 दिन तक बारिश नहीं, लेकिन आज अनुमान लगाया जा रहा है कि कई इलाकों में जो हल्की बारिश है वो हो सकती है, जिससे लगातार जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कोहरा इतना है, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा कोहरा है और वहाँ पर जो आवागमन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। करीब डिस्टेंस इतना है कि 10 मीटर की दूरी पर भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। कल इतना कोहरा था कि कई जगह दुर्घटनाएं घटी, जहाँ कई लोगों की मौत हुई और कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। कल इतना कोहरा था कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। इस तरह की जो तस्वीर है वो ग्रामीण इलाकों से निकल कर रही है। दीपक, शासन प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या गाड़ियों को कुछ संदेश दिए गए हैं या वाहन चालकों को, और रैन बसेरों के हालात क्या हैं? क्या वहां पर जो भी इंतजाम है वो बिल्कुल चाक चौबंद है? दीपक, देखिए, शासन प्रशासन की तरफ से इस बार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही हैं। कोई भी व्यवस्थाएं अभी इस तरह की से नहीं की गई हैं कि एक आम आदमी सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से अपनी रात जो है वो गुजार सके। रैन बसेरा हो चाहे अन्य कोई जगह हो, इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं अभी नहीं की गई हैं, क्योंकि जो शासन प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर के इस तरह की जो व्यवस्था है वो करता है। लेकिन उनका कहना है कि इस बार चुनाव में व्यस्तता रही और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की गई। इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रैन बसेरों के हालात बताए जाएं तो इस तरह के हालात है कि वहाँ सही तरह से बैठने की और सोने की व्यवस्थाएं नहीं है। अब आम आदमी वहाँ जाकर के किस तरह से रात गुजारेगा, इस तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को, ना ही अलाव जो है वो कहीं जलाए जा रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जाती थी कि नगर निगम जगह जगह लकड़ी के ढेर लगा करके जो है पहुंचाता था और वहाँ पर लोग जो है वो अलाव लगा करके सर्दी से बचते थे। लेकिन इस बार कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यानी कि साफ तौर पर सरकार जब जो चुनाव हुए और उसके बाद सरकार अव्यवस्थित हुई तो अब प्रशासन भी पूरी तरह से अव्यवस्थित है। प्रशासन भी इंतजार कर रहा है कि नई सरकार जो निर्देश देगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन इनसे जो परेशानी है वो आम जनजीवन को परेशानी हो रही है, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो गरीब आदमी है वो खुद से जो है सर्दी से बचाव, इसका मतलब दीपक ये कि सरकार, शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो विफल है, इसका मतलब कि रोड पर ही लोग सोने के लिए मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।